गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे यहाँ सेकेंड डे क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जिसे हिंदी में नागरिकता भी कहते हैं। नागरिकता एक्चुअली होता क्या है कि जिस भी देश का नागरिक हो उस देश के नागरिक को उसके नाम से जाना जाता है। जैसे मान के चला जाए, वो लोग भारत के रहने वाले लोग भारतीय कहलाएंगे, अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन कहलाएंगे। तो इस हिसाब से वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो संवैधानिक रूप से उनकी जो पहचान मिली हुई है और पहचाने जाते हैं, तो उनको उस देश के नागरिक कहा जाता है। तो बेसिकली जो विश्व के बहुत सारे जो ऐसे देश हैं जिनमें नागरिकता का कंसेप्ट उनके संविधान में मेंशन नहीं है, वो उनके जो पावर है वो डायरेक्ट लेजिस्लेटिव को दिया गया है। लेकिन भारत के केस में यह जस्ट उल्टा है। वो जो नागरिकता है, नागरिकता का कोडिफिकेशन भारतीय संविधान में किया हुआ है। इसके पीछे कहानी यही है कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उस वक्त दो भाग में बटा, भारत एंड पाकिस्तान। तो भारत से लोग भी पाकिस्तान तरफ माइग्रेट कर रहे थे, पाकिस्तान से भी लोग भारत में माइग्रेट कर रहे थे। तो इस हिसाब से उस वक्त जो संविधान बनाने वाले लोगों ने सोचा, जो हमारे थिंकर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ कोडिफाई कर दे भारतीय संविधान में, ताकि ऐसे पता चल सके और भविष्य में दिक्कत ना हो सके कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे अथवा कौन लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी भी कंट्री की बात करें तो किसी भी कंट्री में रहने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग जो भारत उसी जगह के हैं, वहीं पे जन्मे पड़े हैं और उनकी नागरिकता वहीं की है, और दूसरे वो लोग जो बाहर के रह रहे हैं, तो वैसे लोग को एलियन कहा जाता है। तो बेसिकली सिटीजन क्या होता है? तो सिटीजन उस देश के वैसे लोग होते हैं, वैसे पॉपुलेशन है जो कि वहाँ पे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो गारंटी किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो कंप्लीट उसको एंजॉय करते हैं। मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट बनना है, जज बननी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बनना है, तो इस हिसाब से जो इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी और या फर्स्ट एलिजिबिलिटी है वो है कि वो लोग भारत के मतलब नागरिक हो। तो ये देखा जा रहा था कि इसमें जो पॉलिटिकल राइट है या सिविल राइट जो भी है वो इसको कंप्लीट एंजॉय करता है। यानी जो प्रेसिडेंट बनना हो या जज बनना हो या क्या बनना हो, तो उसके लिए आपको या हमें भारत के नागरिक होना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार जो एलियंस है, वहाँ जो और भी लोग रह रहे हैं उसको एलियन बोलते हैं। एलियन कौन लोग हैं? तो एलियन बेसिकली जो एक लैटिन वर्ड है एलिनस, उसका मतलब होता है स्ट्रेंजर या फॉरेनर। तो ये फॉरेनर वे लोग हैं जो भारत में बाहर से रह रहे हैं आकर के, और ये भारत के जो यहाँ के जो नागरिक हैं उनके जैसा वो सिविल राइट्स और द पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि एलियन एक्चुअली कितने प्रकार के होते हैं। तो एलियन दो प्रकार के होते हैं। एक फ्रेंडली एलियन होता है, दूसरा एनिमी एलियन होता है। फ्रेंडली एलियन मतलब वैसे देश के नागरिक जो भारत में रह रहे हैं और उनके साथ भारत का रिलेशन फ्रेंडली रिलेशन है। मतलब जैसे मान के चलिए कि अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका के साथ भारत की रिलेशन बहुत ही अच्छी है, तो वहाँ के रहने वाले भारत में लोग फ्रेंडली एलियन कहलाएंगे। लेकिन अभी के जब 2020 चल रहा है और इस वक्त भारत और चाइना के बीच में वार की स्थिति पैदा हुई है, तो चाइना से जो लोग भारत में आकर रह रहे हैं वैसे लोग यहाँ का एनिमी एलियन कहलाएंगे। ओके, इतना ही नहीं, भारत के कोई नागरिक भी एनिमी एलियन कहलाएगा अगर वो भारत सरकार के खिलाफ जा कर के विदेशों में रह रहा है। मान लीजिए चाइना में कोई लोग हैं जो भारत से जाकर रह रहे हैं और भारत के साथ और चाइना का जो वार वाली स्थिति है, तो इस हिसाब से जो भारत के भी नागरिक है तो इस हिसाब से वो भी एनिमी सिटीजन ही कहलाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति भारत में का व्यक्ति विदेश के साथ जिनके साथ भारत की लड़ाई वाली स्थिति पैदा हुई है, तो इस हिसाब से वो भी अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो भी हमारे लिए एनिमी सिटीजन ही कहलाएगा। ओके, तो बेसिकली ये सिटीजन के बारे में कुछ कहा गया है, एलियन के बारे में, कि एलियन वे लोग हैं जिनको जो भारत के संविधान के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह मिले हुए हैं, जो गारंटीज हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 15 में कि कोई भी जो सरकार होगी या फिर जो स्टेट होगा वो किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग या
के आधार पर उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेद नहीं करेगी। उसी प्रकार जो आर्टिकल 16 है उसमें ये है कि जो अपॉर्चुनिटी भारत में निकल के आएगी, वो अपॉर्चुनिटी में हर एक इंसान को बराबरी का हक है। अगर मान लीजिए किसी का वैकेंसी निकला है तो उस वैकेंसी को भरने का हर एक इंसान को अधिकार है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो या किसी लिंग का हो। ओके। फिर आर्टिकल 19 में है कि किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो अपने मन से अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। लेकिन जो एलियन है, एलियन के केस में यह नहीं हो पाएगा, कदापि भी एलियन के केस में नहीं हो पाएगा। एलियन कभी भी भारत में इक्वालिटी का जो गारंटी है वो कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओके। इतना ही नहीं, जो आर्टिकल 21 और 22 आर्टिकल 22 क्लाज 1 और आर्टिकल 22 क्लाज 2 में जो गारंटी दिए हुए हैं वो उसको भी इंजॉय नहीं करेगा। आर्टिकल 22(1) ये सब डील ये करता है, आर्टिकल 22 कि कोई भी अगर व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा रहा है तो उसको डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। उसको ये बताया जाएगा कि उसको किस बेसिस पे उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, देन आफ्टर उसको किया जाएगा गिरफ्तार। अगर वो गिरफ्तार हो भी गया तो उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तभी कहने का क्या मतलब है कि जो भारत के नागरिक होंगे ये सारे जो गारंटीज दिए हुए हैं आर्टिकल 22 और ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह को कंप्लीट एंजॉय करेंगे, जबकि जो यहाँ की जो एलियन है वो कभी इसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ओके। फिर आगे वाले स्लाइड में एक आती है बात है एक जुरिडिक्स पर्सनालिटी। इसमें एक बात समझने वाली बात है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है और ये हमें दिखता है कि ये तो इसमें जान है और ये कंप्लीट दिख रहा है कि नहीं, वो फला व्यक्ति खड़ा है, वो ए है या बी है या सी है, सोहन है, मोहन है, कुछ भी है, वो हमें दिखता है, यानी वो नेचुरल पर्सनालिटी है। लेकिन अगर बात किया जाए कि अगर किसी भी मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को अगर मान के चला जाए कि उसके लिए एक हियरिंग करना है, जन सुनवाई का या उसके के लिए कुछ सुनवाई करनी है, तो इस हिसाब से जो वस्तु रहेगा, जो बॉडीज रहेगा, जो सामान रहेगा या जो प्रॉपर्टी रहेगा, उसको एज ए जुडिशियरी रूप में उसको एक पर्सन माना जाएगा। जैसे कि ये केस हम एक उदाहरण ले रहे हैं, अक्टूबर 2010 में जब इलाहाबाद जो वर्डिक्ट हुआ था अयोध्या केस में, उसमें जो लैंड डिस्प्यूट था उसको ठीक करने के लिए जो इलाहाबाद कोर्ट था, उस उपलब्ध ज़मीन को उन्होंने 3 भाग में बांटा था। पहला था निर्मोही अखाड़ा और दूसरा था सुन्नी वक्फ बोर्ड और थर्ड था लॉर्ड राम का। तो इसमें ये देखा जाए कि देखिए, इसमें ये सोनी वक्फ बोर्ड में आदमी सब खड़ा है, ये निर्मोही अखाड़ा में भी आदमी सब खड़ा है, लेकिन इसमें लॉर्ड रामा ये तो कोई स्पेशली कोई व्यक्ति तो थे नहीं, तो फिर भी लेकिन इनको चूँकि उस वक्त इनको लीगली इनको आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता था, इनके लिए भी कुछ ज़मीन निर्धारित करना था, इसीलिए उनको एज एक व्यक्ति बुझा गया। तो इस तरह का अगर मान कर चला जाए, किसी को लीगली अगर एक व्यक्ति माना जाता है तो उसको जुरिडिक्स पर्सनालिटी कहा जाता है। ओके। फिर आगे वाली प्रश्न ये है कि एक्चुअली सिटीजनशिप का इम्पोर्टेंस क्या है, सिटीजनशिप होना क्यों ज़रूरी है। तो पहले ही बता दिया गया है कि सिटीजनशिप होने से होता है क्या है कि जो भी उस कंट्री में जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वगैरह होते हैं वहाँ के लोग कंप्लीट एंजॉयमेंट करते हैं। यानी उस देश में जितनी पॉलिटिकल सेटअप है उसके साथ उस देश में कंप्लीट उस देश के जो नागरिक हैं उनके कंप्लीट लेजिस्टिमेटी होती है, यानी उसका बिल्कुल अधिकार हर एक चीज़ पे होता है और ये वो हक से बोल सकता है कि नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूँ और मुझे इस तरह का हक प्राप्त है, या फिर मैं ये ऐसा करूँगा क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसमें मुझे पूर्ण अधिकार है। उसी प्रकार इसमें सेकेंड पार्ट है गिव एंड टेक का रिलेशन होता है सिटीजन एंड स्टेट के बीच में। अगर स्टेट को भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट को गारंटी के रूप में प्रदान करना है, तो उसी समय भारत के जो नागरिक होंगे उनको भी स्टेट के लिए
एश्योरेंस करना होगा कि जब भी स्टेट में प्रॉब्लम आएगी, देश में प्रॉब्लम आएगी, तो बिना कुछ सोचे विचारे भारत के लिए वो आके खड़े रहेंगे, एक पैर पे खड़े रहेंगे। उसके बाद इसमें आती है नो डुअल सिटीजनशिप, यानी भारत के नागरिक सिर्फ भारत के कहलाया जाएगा, झारखंड के नहीं कहा जा सकता है। जैसे अभी 370 जब था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में इसकी कहानी कुछ और थी, यानी जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे और भारत के भी नागरिक थे। पर जैसे 370 का एवोल्यूशन हुआ है तो तब से भारत के सॉरी जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक माने जाने लगे हैं। अब हम इसमें सिटीजनशिप का अगला पहलू देख रहे हैं, आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भारत के जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास सिटीजनशिप का पावर है और कैसे उसको रेगुलेट करेगी वो खुद तय करेगी। जैसा कि हम अभी देखते आ रहे हैं CA-NRC, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC के बारे में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि 2019 के दिसंबर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ था। ये किसके पास पावर था? तो पावर था पार्लियामेंट के पास, यानी पार्लियामेंट ये तय करेगी कि किसी को सिटीजनशिप कैसे देना है, सिटीजनशिप किसी को किस केस में ख़त्म कर देना है। तो ये पावर किसके पास है? तो पावर है पार्लियामेंट के पास, जो कि उसे आर्टिकल 11 के तहत प्राप्त है। अब हम अगले वाले कड़ी की तरफ बढ़ते हैं और ये हम बात करते हैं कि भारत में कैसे किसी को सिटीजनशिप प्राप्त होता है। तो सिटीजनशिप प्राप्त करने के कई सारे कारण हैं, पर आज हम सिर्फ एक ही तरीका को बताएंगे, वो है बाई बर्थ। बाई बर्थ के बारे में हम बात करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक तब कहा जाएगा जब उसके दोनों माता पिता भारत के हों और उसकी जन्म भारत में हुआ है, तो वैसे लोग भारतीय कहले जाएंगे। एंड सेकेंड पार्ट है कि वैसे व्यक्ति जिनका आइदर पेरेंट्स मतलब माता या पिता में से एक भारतीय हो और उसी समय जो दोनों पेरेंट्स में से माता या पिता में से किसी पे भी इलीगल माइग्रेंट होने का जुर्म मतलब साबित ना हुआ हो, तो इस हिसाब से जो लोग पैदा होगा भारत में वो लोग भारतीय कहलाया जाएगा। तो इसमें हमने दो चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि वर्ल्ड स्तर पे दो प्रकार के कंसेप्ट को बनाया जाता है। एक है जस सैंगुइनिस एंड एक है जस सोइली। जस सैंगुइनिस कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ ब्लड एंड जस सोइली का मतलब है लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड यदि जो अमेरिका है उसमें जस्ट सोइली का कंसेप्ट माना जाता है, यानी वो विदेश दुनिया का किसी भी कंट्री का अगर व्यक्ति हो, अगर उस अमेरिका में अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो व्यक्ति अमेरिकन कहलाएगा, अमेरिकन ही कहलाएगा। लेकिन ये भारत के केस में नहीं है। भारत के केस में ये है, जैसे हम देख रहे थे कि दोनों माता पिता इंडियन होना चाहिए या दोनों में से किसी एक को होना चाहिए भारतीय, और प्लस में जो दूसरा व्यक्ति होगा यानी माता या पिता में से उस पर किसी प्रकार का इलीगल इमिग्रेंट का तमगा नहीं लगा हो, तो ये होगा। जैसे मैं इसमें कहानी को मैं डिनोट करना चाहता हूँ कि एक महिला है जो चाइना से निकल करके अमेरिका की तरफ बढ़ रही है और वो प्रेग्नेंट है, 9 महीना उसकी प्रेगनेंसी है, पर वो अपनी प्रेगनेंसी को छुपा करके उसने टिकट बुकिंग कर लिया है एरोप्लेन की और वो चली जा रही है। लेकिन क्या होता है कि उसके बीच में ही प्रेगनेंसी का दर्द उत्पन्न हो जाता है और वो कराने लगती है। हालांकि ये एरोप्लेन में फ्लाइट में डॉक्टर हैं पर वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। वो बार बार ये पूछ रही है कि क्या वो महिला है जो अभी जो एरोप्लेन है वो अमेरिकन एयरबेस में पहुंचा है अथवा नहीं है। तो जवाब आता है कि नहीं पहुंचा है। तो इस हिसाब से ये देखा गया कि फिर वो 12 पूछ रही है। जब उसे पता चला कि नहीं, अब जो अमेरिका का एयरबेस में जो एरोप्लेन है वो पहुंच चुका है, तब वो बच्चे को जन्म देने के लिए एग्री होती है। उसका इसके पीछे कारण यही था क्योंकि अगर वो हवा में अगर वो बच्चे को जन्म देती तो उसकी सिटीजनशिप पे खतरा हो सकता था। जैसे वो अमेरिका के एयरबेस में पहुंची, तो चूँकि अमेरिका का भी एयरबेस में पहुंच चुकी थी, तो अब क्या था कि अमेरिका उसके बच्चे को अब अमेरिकन सिटीजनशिप मिल सकता था।
तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमने अभी इतना ये पढ़ा कि एक्चुअली सिटीजनशिप होता क्या चीज़ है। सिटीजनशिप भारत के संविधान के पार्ट 2 में मेंशन है, हमने ये पढ़ा। और ये भारत के केस में इसलिए हुआ क्योंकि भारत में लोगों का इमिग्रेंट भारत में हो रहे थे, तो इसके लिए भारत के जो कानून बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्हें तय किया कि क्यों ना भारत में के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको स्थान दिया जाए। तो इस हिसाब से सिटीजनशिप पार्ट 2 में हमने फिर इसमें पढ़ा कि जो सिटीजन होते हैं और एलियन में क्या अंतर है, हमने इसको भी पढ़ा। उसके बाद जो एलियन को किस तरह का जो भारतीय संविधान द्वारा गारंटीज है उनको कौन कौन चीज़ से वंचित किया जाता है, इसकी हमने पढ़ाई करी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जुडिक्स पर्सनालिटी क्या हुआ था, उसके बारे में हमने पढ़ा कि लॉर्ड राम को लीगली सपोर्ट मिलने के लिए उन्हें एक एज ए पर्सनालिटी भेजा गया था। और उसके बाद हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमने पढ़ा कि किसी भी पॉलिटिकल सेटअप में कंप्लीट लेजिटिमेसी को देने के लिए ये सिटीजनशिप आवश्यक होता है। गिव एंड टेक का रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए सिटीजनशिप जरूरी होती है। उसके बाद हमने आर्टिकल 11 के बारे में पढ़ा कि आर्टिकल 11 भारतीय पार्लियामेंट को कंप्लीट पावर देती है को सिटीजनशिप को रेगुलेट कर ले। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कैसे भारत में जो नागरिकता है उसको लिया जा सकता है। तो हमने फर्स्ट पार्ट पर पढ़ाया कि भारत में बाय बर्थ किसी को नागरिकता मिल सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल के जो टॉपिक में हम इसको नागरिकता को हम आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू एंड